अध्याय 1551 फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के साथ मुकाबला। कीर्ति ने चाय बनाना शुरू किया। उसने बहुत सहजता से आर्यन के लिए चाय बनाई। कीर्ति बहुत शांत दिख रही थी। उसने इस स्थान के लोगों की परवाह नहीं की और आर्यन के लिए सबसे अच्छी चाय बनाना शुरू कर दिया। कीर्ति ने जो किया उसे देखकर लोग केवल अपना सिर हिला सके। कीर्ति ने बैठक स्थल को आर्यन के लिए एक चाय घर में बदल दिया था। ये वास्तव में बहुत साहसिक काम था। जब चाय बनाना शुरू हुआ तो कीर्ति बहुत तेज थी। बस कुछ ही मिनटों में कीर्ति ने आर्यन, सरस्वती और 7 फेरी सक्यूबस के लिए चाय बनाना समाप्त कर लिया था। आर्यन ने कीर्ति द्वारा बनाई गई चाय का एक घूंट लिया। वो कीर्ति द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद जानना चाहता था। ये स्वादिष्ट है, आर्यन ने कहा। कीर्ति ने जो चाय बनाई थी वो स्वादिष्ट थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति ने आर्यन की प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया। कीर्ति ने एक बहुत ही सुंदर मुस्कान बिखेरी। ये देखकर इस स्थान के पुरुषों को जलन महसूस हुई। वे सभी आर्यन के साथ जो हो रहा था उससे ईर्ष्या कर रहे थे। आर्यन को इतना अच्छा व्यवहार कैसे मिल सकता था? वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली था। कुछ समय बाद फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के लोग आए। वे आए और अपनी सीट पर बैठ गए। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के लोगों का नजरिया दोस्ती वाला नहीं था। इसका कारण शायद वो था जो सरस्वती ने ज़ारा के साथ किया था। ज़ारा भी मौजूद नहीं थी। संभावना थी कि सरस्वती द्वारा दिए गए घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे। मुझे फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की ओर से आने वाली नज़रों से चिढ़ हो रही है। ऐसा लगता है कि वे हमारे साथ मुसीबत ढूंढने की कोशिश करेंगे। सरस्वती को फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की ओर से आने वाली नज़रों से चिढ़ हो रही थी। मुझे लगता है कि वे जल्द ही हमारे साथ परेशानी खड़ी करेंगे। मुझे इस बारे में पूरा यकीन है। 7 फेरी सक्यूबस के सदस्यों ने सरस्वती की बात को समझा। वे भी वही सोच रही थीं जो सरस्वती सोच रही थीं। अगर वे मुसीबत की तलाश में हैं तो हम लड़ेंगे। आर्यन ने कहा कि जब कोई मुसीबत ढूंढने की हिम्मत करेगा तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। बेशक हम लड़ेंगे। सरस्वती का इरादा लड़ने का ही था। अगर वास्तव में फ्रीडम गार्डन संप्रदाय मुसीबत ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो वे मुकाबला करेंगे। इंतजार के बाद आखिरकार हर कोई आ गया था। उन सभी का आगमन हो चुका था जिनका इंतजार किया जा रहा था। हेलो एवरीवन, स्वागत है और रेड रोज हेवन लैंड में इस कार्यक्रम का आनंद लें। एक व्यक्ति आया। इस आदमी ने आकर इस स्थान पर मौजूद सभी का अभिवादन किया। नमस्ते लॉर्ड मंथन। लोगों ने उस व्यक्ति का अभिवादन किया जो अभी अभी आया था। वे इस व्यक्ति के प्रति काफी सम्मान दिखा रहे थे। क्या वो रेड रोज हेवन लैंड का मालिक है? आर्यन ने सरस्वती से पूछा। उसने पूछा कि क्या यही रेड रोज हेवन लैंड का मालिक है? हाँ, वो रेड रोज हेवन लैंड का सर्वोच्च स्वामी है। सरस्वती ने पुष्टि की कि ये व्यक्ति रेड रोज हेवन लैंड का मालिक था। उसकी ताकत उससे कहीं अधिक होनी चाहिए जो मेरे पास पहले थी। सरस्वती ने सूचित किया कि लॉर्ड मंथन की ताकत काफी अधिक थी। पुरानी सरस्वती शायद उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वर्तमान सरस्वती लॉर्ड मंथन से आगे निकलने में सक्षम हो सकती थी। आर्यन के साथ दोहरी साधना के बाद सरस्वती की ताकत में पहले से ही काफी सुधार हो गया था। इसलिए लॉर्ड मंथन उनके लिए कोई खतरा नहीं था। हालांकि वो कोई खतरा नहीं था, लेकिन सरस्वती इस व्यक्ति से व्यवहार करते समय काफी सावधान थी। सच कहूं तो ये व्यक्ति काफी खतरनाक था। वो बहुत चालाक और बुद्धिमान था। इस आदमी से निपटना आसान नहीं था। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रेड रोज हेवन लैंड को अपने मिलन स्थल के रूप में उपयोग किया है। लॉर्ड मंथन ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने सभा स्थल के रूप में इस जगह को चुना था। रेड रोज हेवन लैंड एक बहुत अच्छा और आरामदायक स्थान है। यहां हम सभी के लिए सबसे अच्छी जगह है। कई लोगों ने लॉर्ड मंथन से रेड रोज हेवन लैंड के बारे में कहा। वे इस जगह पर आकर खुश थे। ये सुनकर लॉर्ड मंथन मुस्कुराया। वो मुस्कुराया क्योंकि इस मुलाकात के बाद रेड रोज हेवन लैंड की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप लोग इस सभा का आनंद लें। आप अपने साथियों के साथ बहुत सी चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये एक दुर्लभ मिलन है, इसलिए अपने समय का आनंद लें। लॉर्ड मंथन ने सभी से कहा। ठीक है। सभी ने सिर हिलाया। वे सभी सहमत थी और इस सभा का आनंद लेने वाले थे। सभी को अपनी बात कहने के बाद लॉर्ड मंथन इस जगह से चला गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया था। ये आदमी थोड़ा अजीब है। आर्यन को लगा कि लॉर्ड मंथन थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि इस बैठक में उसके कुछ गुप्त इरादे थे। तुम लोग हमारे साथ मुकाबला करना चाहते हो। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के ग्रुप ने आर्यन और उनकी टीम को मुकाबले के लिए आमंत्रित किया। मुकाबला? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमारे साथ मुकाबला करना चाहते हो? सरस्वती ने फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर से पूछा। क्या बात है? क्या तुम हमसे लड़ने से डर रही हो? अगर तुम डर रही हो तो तुमने मुझे शुरू से ही क्यों नहीं बताया? फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की महिला ने सरस्वती से कहा। इस महिला के शब्द और लहजा बहुत कड़वा था। सरस्वती और 7 फेरी सक्यूबस के सदस्य इस बात से खुश नहीं थे।
फ्रीडम गार्डन संप्रदाय उन्हें कम आंकने की कोशिश कर रहा था। वे चुप कैसे रह सकते थे? तुम लोग क्या कहते हो? क्या तुम फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर्स की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? सरस्वती ने सेवन फेरी सक्यूबस से पूछा कि क्या वे फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर्स के खिलाफ जाने की हिम्मत रखती हैं? बेशक हम हिम्मत रखते हैं। केवल कुछ घमंडी महिलाएं हमारे साथ मुसीबत ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। चलिए उन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। सेवन फेरी सक्यूबस के सदस्यों ने एक स्वर में कहा। वे स्वाभाविक रूप से फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर्स से लड़ने के लिए तैयार थीं। ये बहुत अच्छा है। सरस्वती ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वो सेवन फेरी सक्यूबस द्वारा दिए गए उत्तर को सुनकर खुश थी। हम आपकी चुनौती स्वीकार करेंगे। सरस्वती ने कहा कि उसने फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की चुनौती स्वीकार कर ली है। ये बहुत अच्छा जवाब है। चलिए युद्ध शुरू करते हैं और ताकतों की तुलना करते हैं। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के एल्डर्स सरस्वती के जवाब से बहुत संतुष्ट थे। चूंकि दोनों पक्ष ताकतों की तुलना करने के लिए सहमत हो गए थे, इसलिए वे सीधे इस स्थान के अरीना की ओर बढ़ गए। संयोग से इस कमरे में एक अरीना था जिसका उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था। वे इस स्थान का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते थे। वाह, फ्रीडम गार्डन संप्रदाय और हेवन ड्रीम संप्रदाय अपनी ताकतों की तुलना करेंगे। चलो देखते हैं। इस स्थान पर मौजूद हर कोई इस घटना को लेकर काफी उत्साहित था। वे सभी हेवन ड्रीम संप्रदाय और फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की क्षमताओं को देखना चाहते थे। जानकारी के आदान प्रदान के अलावा ताकतों की तुलना करना एक अक्सर होने वाली घटना थी। इस स्थान के बहुत से लोग अपनी ताकत की तुलना इसलिए करते थे कि ये उन्हें एक आदर्श दोहरी साधना पाती बना सकता था। यहां ताकत सर्वोपरि है। बहुत सी महिलाएं मजबूत पुरुषों की तलाश में रहती हैं, जबकि बहुत से पुरुष सुंदर और मजबूत महिलाओं की तलाश में रहते हैं। ये दो चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। दोहरी साधना का लाभ तब मिलता है जब दोनों की ताकत समान हो। इस तरह वे एक दूसरे से समान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हेवन ड्रीम संप्रदाय और फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के पक्षों ने यह निर्धारित करना शुरू किया कि वे लड़ने के लिए किसे भेजेंगे। छोटे भाई, तुम पहले आगे क्यों नहीं आते? सरस्वती ने आर्यन से आगे आकर लड़ने को कहा। क्या यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है? मुझे आगे क्यों जाना चाहिए? आर्यन ने सरस्वती से पूछा। अध्याय 1552 फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के साथ मुकाबला। आर्यन को लगा था कि ये सेवन फेरी सक्यूबस और फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर्स के बीच की लड़ाई होगी। पति, दरअसल मैं चाहती हूं कि आप। सरस्वती ने आर्यन के कान में कुछ फुसफुसाया। वो चाहती थी कि आर्यन उसके लिए कुछ करें। ओह, तो ये तुम्हारी योजना थी? आर्यन ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि सरस्वती क्या चाहती थी। क्या तुम वो कर सकते हो? सरस्वती मुस्कुराई। उसे पूरा भरोसा था कि आर्यन उसकी बात मान लेगा। बेशक ये करना बहुत आसान है, आर्यन ने सरस्वती से कहा। वो सब करने में सक्षम था जो सरस्वती चाहती थी। ये बहुत अच्छा है। सरस्वती ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसे उम्मीद थी कि आर्यन फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की उस घमंडी महिला को अच्छा सबक सिखाएगा। तो कौन आगे आएगा? एल्डर्स में से एक ने पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि पहले कौन लड़ेगा। वो आगे बढ़ेगा। सरस्वती ने आर्यन की ओर इशारा किया। उसने दुश्मनों को सूचित किया कि आर्यन सबसे पहले मुकाबला करेगा। तुम इस मामले में बाहरी लोगों को हस्तक्षेप क्यों करने दे रही हो? क्या तुम्हें हमसे लड़ने का भरोसा नहीं है? फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की महिला एल्डर ने सरस्वती से कहा। उसे लगा कि सरस्वती आर्यन जैसे युवक को भेजकर कायरता दिखा रही है। डर, तुम लोग कितने मजेदार हो। अगर तुम इस छोटे भाई से लड़ने की हिम्मत नहीं रखती तो हमसे कैसे लड़ोगी? क्या तुम खुद इस जगह पर मजाक बना रही हो? सरस्वती ने उस महिला एल्डर के सवाल का जवाब दिया। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की महिलाएं एक दूसरे को देखने लगीं। सरस्वती की बात सुनकर वे चिढ़ गईं और गुस्से में आ गईं। सरस्वती की बातों का सार ये था कि वो फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर्स की क्षमताओं को कम आंक रही थी और वे ऐसा होते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थीं। तो फिर मुझे आगे आने दो और अपनी क्षमताएं दिखाने दो। एक आकर्षक रूप वाली महिला आगे बढ़ी। इस महिला का रूप बहुत ही कामुक था। वो सार्वजनिक रूप से अपने शरीर के उभारों को प्रदर्शित कर रही थी। निश्चित रूप से कोई भी पुरुष उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता। जाओ और उसे समझा दो कि तुम कौन हो। सरस्वती ने आर्यन को आगे बढ़ने को कहा। उसने आर्यन को अपनी क्षमताएं दिखाने का आदेश दिया। चिंता मत करो, मैं अपनी क्षमताएं दिखा दूंगा। आर्यन ने कहा कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। आर्यन और वो कामुक महिला अखाड़े में दाखिल हुए। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, तुरंत एक सुरक्षा घेरा नीचे आ गया। ये इसलिए किया गया ताकि आसपास के स्थान को कोई नुकसान न पहुंचे। सुंदर भाई, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? ये बड़ी बहन तुम्हारे जैसे सुंदर पुरुष को चोट पहुंचाना पसंद नहीं करती। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की उस महिला ने आर्यन से हार मानने को कहा। क्षमा करें, लेकिन मैच अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए मैं हार नहीं मान सकता। आर्यन इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। ऐसा होने का कोई सवाल ही नहीं था।
आर्यन का प्रतिद्वंद्वी एक महिला थी, इसलिए आर्यन के पास जीत की 100% गारंटी थी। तो फिर इस बड़ी बहन को इतना क्रूर काम करने के लिए दोष मत देना। वो महिला अपनी तर्जनी उंगली चाटने लगी। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो किसी को तड़पाने के लिए तैयार हो। जल्दी करो, हमें इंतजार मत कराओ। हर कोई आर्यन और फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की उस कामुक महिला एल्डर के बीच युद्ध देखने के लिए बेताब था। सुंदर छोटे भाई, मेरा नाम लाजो है। अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। उस महिला ने आर्यन को अपना नाम बताया। आर्यन को अपने सामने मौजूद महिला की पहचान की वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। युवा मास्टर, लड़िए, उस महिला से हारना मत। कीर्ति ने आर्यन को पूरा समर्थन दिया। उसे उम्मीद थी कि आर्यन लाजो नाम की इस महिला से नहीं हारेगा। शांत रहो, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा, बस ध्यान से देखो। आर्यन ने कहा कि वो निश्चित रूप से मैच जीतेगा। उसने कीर्ति से कहा कि वो गौर से देखे कि वो लाजो को कैसे हराता है। ठीक है, बस अब शुरू करो, देरी करने की जरूरत नहीं है। सरस्वती ने मैच शुरू कराया। उसने दोनों को लड़ने का आदेश दिया। मैच में कोई रेफरी नहीं होगा, इसलिए आर्यन और लाजो जो चाहे कर सकते थे। मैच तब रोका जाएगा जब दोनों में से एक हार जाए या आगे जारी रखने में सक्षम न हो। मैं पहले हमला करूंगी। लाजो ने पहले हमला करने का फैसला किया। उसने हवा के कई हमलों से आर्यन पर हमला किया। हवा की कई लहरें आर्यन की ओर बढ़ रही थीं। ये हमले आर्यन के शरीर को निशाना बना रहे थे। आर्यन बस वहीं खड़ा रहा। उसने लाजो के हमले से बचने का कोई संकेत नहीं दिखाया। लाजो का हवा का हमला अचानक आर्यन के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। सामान्य लोगों ने सोचा होगा कि हमले ने आर्यन के शरीर को काट दिया है, लेकिन वास्तव में हमले ने आर्यन के शरीर को छुआ तक नहीं था। लानत है, वो मेरे हमले से बच गया। लाजो महसूस कर सकती थी कि उसका हमला आर्यन को नहीं लगा। आर्यन चकमा दे चुका था। विंड गार्डन प्रिजन। लाजो ने आर्यन के खिलाफ हवा के हमलों का उपयोग करना शुरू किया। उसने आर्यन को कैद करने के लिए एक जेल का इस्तेमाल किया। आर्यन के चारों ओर एक हवा की दीवार दिखाई दी। ये दीवार आर्यन की ओर सिमटने लगी। जैसे जैसे हवा की दीवार संकुचित हुई, आर्यन पर हर दिशा से भारी दबाव पड़ा। ये हवा का दबाव मानव शरीर को चकनाचूर करने में सक्षम था। ये शर्म की बात थी कि इस हवा की शक्ति का आर्यन पर कोई खास असर नहीं हुआ। आर्यन का शरीर अपनी जगह पर बहुत मजबूती से टिका हुआ था, इसीलिए यह हमला आर्यन के शरीर को नष्ट नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे शरीर को कुचल दूंगी, तैयार रहो, इसमें निश्चित रूप से दर्द होगा। लाजो हंसी। इस महिला की हंसी एक दुष्ट महिला की हंसी जैसी लग रही थी। बड़ी बहन, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? आर्यन ने लाजो से पूछा। उसने पूछा कि क्या लाजो की ताकत बस यहीं तक थी। लाजो आर्यन की बात सुनकर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या करने की कोशिश कर रहा था। भले ही आर्यन की स्थिति ठीक नहीं लग रही थी और वो भारी दबाव में था और जल्द ही हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देने वाली थी। आर्यन विंड गार्डन प्रिजन के अंदर से बाहर निकलने लगा। जैसे कि उस तेज हवा के दबाव के बावजूद आर्यन बहुत आराम से चल रहा था। वो हवा की जेल से बाहर निकल आया। जब लाजो ने देखा कि आर्यन क्या कर रहा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लाजो के आर्यन के उसके हमलों को इतनी आसानी से पार करने वाले व्यवहार से लाजो काफी हैरान थी। लाजो द्वारा बनाई गई हवा की जेल से बाहर निकलने के बाद आर्यन तुरंत एक छाया की तरह गायब हो गया। वो कहाँ गया? लाजो को आर्यन की हरकत नहीं दिखी। आर्यन की गति बहुत तेज थी। बड़ी बहन, मैं तुम्हारे पीछे हूं, आर्यन लाजो के शरीर के पीछे से बोला। इस समय आर्यन पहले से ही लाजो के पीछे खड़ा था। कब से? लाजो काफी हैरान थी जब उसने आर्यन को अपने पीछे देखा। आर्यन वास्तव में बहुत तेज था। वो बहुत तेज गति दिखाने में सक्षम था। मुझे लगता है कि ये मेरी जीत है। आर्यन ने लाजो को छुआ। उसने लाजो पर पैशन गॉडेस तकनीक का उपयोग किया। लाजो को बचने का समय नहीं मिला। उसके ध्यान दिए बिना ही आर्यन की उंगली उसके गाल को छू गई थी। अध्याय 1553 फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के साथ मुकाबला 3। तुम क्या कर रहे हो? लाजो आर्यन द्वारा किए गए कृत्य से भ्रमित दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने अभी क्या किया है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। आर्यन ने कहा कि लाजो को जल्द ही पता चल जाएगा कि उसने अभी क्या किया था। लाजो आर्यन की बातों से और भी अधिक उलझन में पड़ गई। वो बहुत भ्रमित दिख रही थी। तुम क्या कर रहे हो? उस पर जल्दी हमला करो। दर्शक होने वाली लड़ाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें वैसी लड़ाई देखने को नहीं मिली। भले ही आर्यन के पास लाजो पर हमला करने का सुनहरा अवसर था, लेकिन आर्यन ने वास्तव में उस सुनहरे अवसर को गंवा दिया था। आर्यन को स्थान के आसपास के लोगों की धारणाओं की कम परवाह थी। वो उस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था जो शुरू से योजनाबद्ध था। कुछ सेकंड बाद लाजो को असहज महसूस होने लगा। उसका शरीर गर्म हो गया और उसकी ताकत कम होने लगी। ओह! लाजो जमीन पर गिरने लगी। वो गिर गई और कमजोर और असहाय दिखने लगी। तुम क्या कर रहे हो? एक अन्य एल्डर ने पूछना शुरू किया कि लाजो को क्या हुआ है। लाजो अचानक इस तरह क्यों गिर गई, जबकि पहले लाजो बिल्कुल ठीक थी और कुछ भी गलत नहीं था। तुमने क्या किया है?
लाजो ने अपने शरीर पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। उसके दिल में बहुत उत्तेजना होने लगी थी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, आर्यन ने लाजो को उत्तर दिया। आर्यन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसका लाजो की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन बहुत कुशल था, जाहिर है कि वो बहुत अच्छी तरह से अभिनय कर सकता था। मेरा शरीर असहज है, ये गर्म है। लाजो को गर्मी महसूस होने लगी। वो बहुत कामुक चीजों की कल्पना करने लगी थी। लाजो का रूप बहुत ही आकर्षक था। उसने जो कम कपड़े पहने थे उससे वो बहुत कामुक दिख रही थी। इस स्थान के पुरुष लाजो को एक गर्म सांप की तरह छटपटाते देख उत्तेजित होने लगे। लाजो खुद को बहलाने लगी। उसने दिखाया कि वो कितनी आकर्षक और कामुक लग रही है। वाह! इस स्थान के पुरुष वास्तव में उत्तेजित होने लगे। वे लाजो की हरकतें देखकर उत्साहित थे। आर्यन ने लाजो की ओर देखा। लाजो दिखाने लगी थी कि वो कैसी है। उसने सबके सामने अपना सबसे कामुक पक्ष दिखाया। लाजो जैसी साहसी महिला पर पैशन गॉडेस तकनीक का उपयोग करना काफी खतरनाक लगता है। आर्यन को महसूस हुआ कि इस तरह की महिला पर इस तकनीक का उपयोग करना काफी जोखिम भरा था। लाजो और भी साहसी होती जा रही है। वो और भी अधिक कामुक चीजें दिखाने लगी है। जल्दी उसे रोको। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर ने लाजो की हरकतों को रोकने की कोशिश की। सरस्वती मुस्कुराई। वो फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर को इतना घबराया हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर्स ने तुरंत जाकर लाजो को सुरक्षित किया। उन्होंने लाजो के शरीर को बांध दिया ताकि वो अभी जो हो रहा है उससे कुछ और खतरनाक न कर सके। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के लोगों ने आर्यन की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन लाजो का सामना करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करेगा। क्या बात है? क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? सरस्वती पास आई। उसका इरादा इस समस्या को सुलझाने में आर्यन की मदद करना था। हमें इससे समस्या है। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर्स ने कहा कि अभी जो हुआ उससे उन्हें समस्या है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये बहुत बड़ा धोखा है। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर ने कहा कि आर्यन धोखाधड़ी कर रहा है। क्या आपको इस बात से ऐतराज है कि उसने लड़ने के लिए आकर्षण का उपयोग किया? इसे नियंत्रित करने वाले कोई निश्चित नियम नहीं है। आखिर शुरू से ही आप एक दोहरी साधना संप्रदाय हैं, इसलिए किसी को भी ऐतराज नहीं होगा यदि आप दुश्मनों से लड़ने के लिए सम्मोहन का उपयोग करते हैं। आर्यन ने फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर को उत्तर दिया। आर्यन ने सभी फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर्स को चुप कर दिया। वे जो हो रहा था उसे सुनकर खामोश थीं। आर्यन की बातें सुनकर वे पूरी तरह अवाक रह गईं। वे वास्तव में इस बात से इनकार नहीं कर सकती थीं कि आकर्षण का उपयोग करना ऐसी चीज थी जो वे अक्सर करती थीं, चाहे वो युद्ध में हो या नहीं। फिर जब आर्यन ने लाजो पर आकर्षण का उपयोग किया तो उन्होंने विरोध क्यों किया? ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात थी। कुछ एल्डर्स शर्मिंदा हो रही थीं। उन्होंने अभी अभी खुद को अपमानित किया था। सरस्वती और सेवन फेरी सक्कू बस मुस्कुराईं। वो फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की एल्डर की प्रतिक्रिया और चेहरा देखकर मुस्कुरा रही थीं। ये स्पष्ट था कि फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के लोग जो हुआ उससे शर्मिंदा थे। उन्होंने अभी अभी अपने चेहरे पर कालिख पोती थी। क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं या नहीं? सरस्वती ने फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के लोगों से पूछा। बेशक, हम अभी भी जारी रखेंगे। ये लोग जाहिर तौर पर अभी भी युद्ध जारी रखना चाहते थे। वे पहली हार के बाद बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। तो चलिए जारी रखते हैं। चूंकि दुश्मन अभी भी जारी रखना चाहता था, सरस्वती ने युद्ध जारी रखने का फैसला किया। इस दूसरी लड़ाई में कौन आगे बढ़ेगा? सरस्वती ने पूछा कि कौन सामने आएगा। मैं सबसे पहले आगे बढ़ूंगी। चैत्रा पहली थी जिसने युद्ध के लिए खुद को स्वयं सेवक के रूप में पेश किया। तो आगे बढ़ो, हमें हारने मत देना। सरस्वती ने चैत्रा से आगे बढ़ने को कहा, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें दुश्मन के सामने शर्मिंदा होना पड़े। चैत्रा ने सिर हिलाया। वो दुश्मन से लड़ने के लिए अपना बेस्ट प्रयास करेगी। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय ने एक पुरुष को भेजा। ये व्यक्ति अखाड़े में दाखिल हुआ और चैत्रा का सामना किया। कुमारी चैत्रा, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के उस व्यक्ति ने चैत्रा से कहा। बेशक, मैं लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। चैत्रा बहुत तैयार थी। वो अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो बस शुरू करो। सरस्वती ने युद्ध शुरू करने का आदेश दिया। वे जितनी जल्दी हो सके युद्ध शुरू कर सकते थे। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय का वो व्यक्ति अविश्वसनीय गति से बढ़ा। उसने एक तलवार निकाली और चैत्रा को छुरा घोंपने के लिए तैयार हो गया। क्षमा करें, लेकिन चलिए इसे जल्दी खत्म करते हैं। चैत्रा दुश्मन से लड़ने में थोड़ी आलसी महसूस कर रही थी। चैत्रा ने युद्ध को खत्म करने के लिए हमलों की एक मजबूत श्रृंखला का उपयोग करने का निर्णय लिया। लगातार बिजली के झटके दुश्मन पर गिरने लगे। इस बड़ी मात्रा में बिजली ने दुश्मन के शरीर पर प्रहार किया। आह! फ्रीडम गार्डन संप्रदाय का वो व्यक्ति चिल्लाया। वो चैत्रा द्वारा छोड़ी गई बिजली की कड़क से तुरंत घायल हो गया और जल गया। कितनी सुंदर चीख है! चैत्रा अपने दुश्मन की चीख का आनंद ले रही थी। ये देखा जा सकता था कि चैत्रा अपने दुश्मन को असहाय होने तक तड़पाना चाह रही थी। चैत्रा, अब और मत खेलो। सरस्वती ने चैत्रा से कहा कि वो अब और खिलवाड़ न करे। ठीक है। चैत्रा ने सिर हिलाया। वो अब पहले की तरह खिलवाड़ नहीं करेगी। क्षमा करें, लेकिन स्वामिनी ने मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहा है, इसलिए अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है।
गड़गड़ाहट, एक बहुत बड़ी बिजली की कड़क गिरी। इससे काफी शक्तिशाली विस्फोट हुआ। एक सुंदर अंदाज के साथ चैत्रा युद्ध के अखाड़े से बाहर निकल गई। गर्जना गिरते ही जीत पहले ही पक्की हो गई थी। 7 फेरी सक्यूबस कब से इतनी मजबूत हो गई हैं? फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के लोग चिंतित होने लगे। वे 7 फेरी सक्यूबस की ताकत देखकर चिंतित थे, जो और भी मजबूत होती जा रही थी। भले ही उन्हें चैत्रा की क्षमताओं को देखे हुए केवल कुछ 100 साल ही हुए थे, लेकिन अब चैत्रा पास्ट की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही थी। बहन चैत्रा, आप महान हैं। 7 फेरी सक्यूबस के सदस्यों ने चैत्रा को जीत पर बधाई दी। ये कुछ भी नहीं है। चैत्रा सबको देखकर मुस्कुराई। उसकी जीत बहुत आसान महसूस हुई। अध्याय 1554, मुकाबले में पूर्ण विजय। चैत्रा की लड़ाई के बाद युद्ध जारी रहा। 7 फेरी सक्यूबस में से प्रत्येक ने आगे बढ़कर फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के एल्डर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 7 फेरी सक्यूबस के सभी सदस्यों को बहुत आसान जीत मिली। वे बिना किसी कठिनाई के ये मैच बहुत आसानी से जीत सकें। युवा मास्टर, 7 फेरी सक्यूबस बहुत मजबूत हैं। वे बहुत आसानी से जीत सकती हैं, कीर्ति ने आर्यन से कहा। उसने देखा कि 7 फेरी सक्यूबस बहुत शक्तिशाली और दबंग थीं। बेशक, वे बहुत मजबूत हैं। तुम जानती हो कि वो मैं ही हूं जिसने उन्हें ऐसा बनने के लिए प्रशिक्षित किया है, आर्यन ने कीर्ति से कहा। उसने कीर्ति को बताया कि उसने ही उन सभी को प्रशिक्षित किया है जो वे अब हैं। अहम, छोटे भाई, तुम्हारे उस शब्द का क्या मतलब है? सरस्वती ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि आर्यन का अभी क्या मतलब था। क्या तुम्हें मेरी बात से कोई आपत्ति है? तो क्या तुम बिस्तर पर फिर से कोशिश करना चाहती हो? आर्यन ने सरस्वती से कहा। आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सरस्वती ने आर्यन से शिकायत की। जाहिर तौर पर आर्यन उसे डराने की कोशिश कर रहा था। सरस्वती को पहले कभी इस तरह नहीं डराया गया था। आर्यन पहला व्यक्ति था जिसने उसे डराने की हिम्मत की थी। मुझे वास्तव में तुम्हें डराना पसंद है, आर्यन ने सरस्वती से कहा। सरस्वती को डराते समय आर्यन थोड़ा खुश था। जब आर्यन ने ऐसा किया तो उसे एक विशेष एहसास हुआ। सरस्वती ने ठंडी सांस भरी। उसने आर्यन की बात सुनते हुए उपेक्षा से फुटकार भरी। चैत्रा के बाद 7 फेरी सक्यूबस के सदस्यों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया और फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के सभी लोगों को आसानी से हरा दिया। हम वास्तव में हार गए। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के एल्डर्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे हेवन ड्रीम संप्रदाय से हार गए हैं। हेवन ड्रीम संप्रदाय की ताकत केवल बढ़ती ही जा रही थी। हेवन ड्रीम संप्रदाय मजबूत है। यहाँ के लोगों को भी स्वीकार करना पड़ा कि हेवन ड्रीम संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। 7 फेरी सक्यूबस वास्तव में उस उपाधि के योग्य हैं। आकर्षक होने के अलावा उनकी लड़ने की क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता। आप लोग पहले ही हार चुके हैं। क्या आप पहले से ही हमारी क्षमताओं को जान गए हैं? सरस्वती ने फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के एल्डर्स से कहा। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय के एल्डर्स केवल अपना सिर झुका सकते थे। वे पहले ही हार चुके थे, इसलिए वे और कुछ नहीं कर सकते थे। कुलमाता निश्चित रूप से हम पर क्रोधित होंगी। वे निश्चित रूप से ज़ारा द्वारा डांटी जाएंगी। शुरुआत से ही ज़ारा ने ही उन्हें सरस्वती के साथ मुसीबत मोल लेने के लिए कहा था। ज़ारा का इरादा हेवन ड्रीम संप्रदाय को शर्मिंदा करने का था। दुर्भाग्य से ज़ारा की उम्मीदें योजना के अनुसार नहीं रहीं। वे हेवन ड्रीम संप्रदाय को अपमानित करने के बजाय खुद फ्रीडम गार्डन संप्रदाय को अपमानित करवा बैठीं। स्वामिनी, सरस्वती वास्तव में महान है। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, फिर हम विदा लेते हैं। चूंकि वे पहले ही हार चुके थे, इसलिए उनके लिए इस जगह पर करने के लिए कुछ नहीं बचा था। अभी की हार ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया था, इसलिए आर्यन और सरस्वती को अब सबके सामने उन्हें और अधिक अपमानित करने की आवश्यकता नहीं थी। फ्रीडम गार्डन संप्रदाय का समूह इस स्थान से चला गया। वे सभी सभा से बाहर हो गए। बैठकें जारी रहीं। लोगों ने सूचनाओं का आदान प्रदान करना शुरू किया और कुछ साथी तलाश रहे थे। आर्यन काफी लोकप्रिय था। पहले से ही दर्जनों महिलाओं ने आर्यन से एक साथ दोहरी साधना करने के लिए कहा था। आर्यन खुद इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए आर्यन ने इस स्थान की महिलाओं के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। युवा मास्टर, आप बहुत लोकप्रिय हैं। दर्जनों महिलाओं ने आपसे एक ही बात पूछी है। कीर्ति ने आर्यन की प्रशंसा की। आर्यन इस स्थान की महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय था। शुरू से अंत तक कीर्ति पहले से ही आर्यन के पास खड़ी थी, इसलिए कीर्ति उन महिलाओं की गिनती कर सकती थी जिन्होंने आर्यन को प्रस्ताव दिया था। आर्यन कीर्ति की बात सुनकर बस मुस्कुराया। कीर्ति आर्यन की प्रशंसा करने में बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है कि कीर्ति को अपने भविष्य के मास्टर को खुश करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बहन कीर्ति, यहाँ आओ। 7 फेरी सक्यूबस से सदस्यों ने कीर्ति को पुकारा। क्या बात है? कीर्ति ने पूछा कि क्या हुआ। वो जानना चाहती थी कि 7 फेरी सक्यूबस क्या चाहती हैं। बहन कीर्ति, आर्यन के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? क्या तुम प्रगति कर रही हो? चंद्रा ने कीर्ति से पूछा। वो आर्यन के साथ कीर्ति के रिश्ते को जानना चाहती थी। किस तरह का रिश्ता? चंद्रा की बात सुनकर कीर्ति थोड़ा हकलाने लगी। चंद्रा ने जो कहा वो बहुत संवेदनशील और शर्मिंदा था। चलो, हम महिलाएं हैं, इसलिए तुम्हें इसे हमसे छिपाने की जरूरत नहीं है।
चंद्रा ने कहा कि वे सभी ऐसी महिलाएं हैं जिनका आर्यन के साथ उतार चढ़ाव वाला रिश्ता रहा है, इसलिए अब उनसे ऐसी चीजें छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कीर्ति और भी शर्मिंदा हो रही थी। 7 फेरी सक्यूबस की सातों सदस्य बहुत साहसी थीं। वे इस मामले पर चर्चा करते समय बहुत खुली हुई थीं। सच कहूं तो मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। कीर्ति ने बताया कि उसने आर्यन के साथ कुछ नहीं किया था। तो तुमने अभी तक शुरुआत नहीं की, कितनी शर्म की बात है। चित्राक्षी को दुख हुआ कि कीर्ति ने आर्यन के साथ कुछ नहीं किया था। मैं बहुत जल्दी में नहीं हूं, कीर्ति ने उत्तर दिया। कीर्ति इस मामले में बहुत जल्दी में नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन उसके साथ असहज महसूस करे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे मास्टर के पास असामान्य क्षमताएं हैं, चामिका ने कीर्ति से कहा। उसने कहा कि आर्यन के पास असामान्य क्षमताएं हैं, इसलिए चामिका चाहती थी कि कीर्ति सावधान रहे। असामान्य? कीर्ति चामिका की बात से और भी भ्रमित हो गई। वो चामिका की बातों का अर्थ जानने के लिए उत्सुक थी। तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तो तुम निश्चित रूप से इसे जान जाओगी। चित्रांगदा ने कहा कि कीर्ति को अभी ये जानने की जरूरत नहीं है। एक समय आएगा जब कीर्ति को पता चलेगा कि आर्यन कितना महान है। ऐसा लगता है कि वे कीर्ति को बहलाने की कोशिश कर रही हैं। आर्यन ने देखा कि 7 फेरी सक्यूबस कीर्ति को चिढ़ा रही थीं। वे निश्चित रूप से जानबूझकर कीर्ति को चिढ़ा रही होंगी। छोटे भाई, सरस्वती पास आई। वो आर्यन के बगल में बैठ गई। तुम वापस आ गई, क्या कुछ अच्छा मिला? आर्यन ने सरस्वती के आने का स्वागत किया। आर्यन ने उस अच्छी खबर के बारे में पूछा जो सरस्वती के पास थी। सरस्वती अभी अभी अपने पुराने दोस्तों से मिली थी जो अन्य संप्रदायों में थे। वो कुछ ऐसी जानकारी तलाश रही थी जो उनके काम आ सके। दुर्भाग्य से कोई अच्छी जानकारी नहीं है। सरस्वती ने कहा कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिला। क्या सच में कुछ भी अच्छा नहीं है? आर्यन ने सरस्वती से पूछा। आर्यन को उम्मीद थी कि सरस्वती के पास उसके लिए कुछ अच्छी चीजें होंगी। सरस्वती ने अपना सिर हिलाया। उसके पास आर्यन से कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। अगर कुछ अच्छा नहीं है तो चलो इस जगह से बाहर चलते हैं। चूंकि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए वे इस जगह को छोड़ देंगे। अब आर्यन को आकर्षित करने वाली कोई चीज नहीं बची थी। ठीक है, सरस्वती ने सिर हिलाया। उसने 7 फेरी सक्यूबस और कीर्ति को इस जगह से चलने के लिए कहा। आर्यन और सरस्वती सभा छोड़कर सीधे रेड रोज हेवन लैंड के निकास द्वार की ओर चल दिए। जैसे ही आर्यन और अन्य लोग निकास द्वार की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि निकास द्वार के सामने लोगों की एक बड़ी कतार लगी हुई थी। ये क्या है? आर्यन ने देखा कि कुछ हुआ था। आखिर प्रवेश द्वार के सामने इतने सारे लोग क्यों थे? लगता है कुछ हुआ है। चलो इस मामले का पता लगाते हैं। सरस्वती आर्यन को ये देखने ले गई कि क्या हो रहा था। अध्याय 1555। रेड रोज हेवन लैंड से बाहर नहीं निकल सकते। आर्यन ने पता लगाना शुरू किया कि क्या हुआ था। वो खुद ये जानने के लिए आगे बढ़ा कि निकास द्वार के सामने क्या हुआ था। इस जगह पर वास्तव में क्या हुआ है? आर्यन ने वहां मौजूद लोगों में से एक से पूछा। उसने पूछा कि इस जगह पर क्या हुआ था। क्या आप नहीं जानते? निकास द्वार अचानक बंद कर दिया गया है। अब हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि क्या हुआ था। बंद कर दिया गया है? ये कैसे संभव है? सरस्वती अपने सामने वाले व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं कर सकी कि उनके सामने का गेट कैसे बंद किया जा सकता है। ये गेट अंदर और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है। अगर ये बंद है तो इसका मतलब है कि वे इस जगह में फंस जाएंगे। कुछ लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेट को कैसे खोला जाए, इसलिए ये जल्द ही समाप्त हो जाना चाहिए। अब तक कई लोग इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें जल्द ही यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। लगता है कि ये काफी गंभीर मामला है। आर्यन ने देखा कि ये काफी गंभीर मामला था। निकास द्वार का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम केवल कुछ समय के लिए इस स्थान पर प्रतीक्षा कर सकते हैं। सरस्वती केवल आर्यन से प्रतीक्षा करने के लिए कह सकती थी। इस स्थिति के बारे में वे कुछ नहीं कर सकते थे। तो चलिए इंतजार करते हैं। आप लोगों को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? आर्यन ने कीर्ति और 7 फेरी सक्यूबस से पूछा। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। निकास का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। 7 फेरी सक्यूबस के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही एकमात्र तरीका था जो वे अपना सकती थीं। आर्यन ने अन्य आगंतुकों के साथ इंतजार किया। इस तरह इंतजार करना बहुत उबाऊ था। ऊब को दूर करने के लिए आर्यन ने साधना करने का फैसला किया। ऊब को दूर करने के लिए आर्यन यही एक चीज कर सकता था। कई घंटों के बाद लोगों की संख्या और बढ़ गई। हर कोई गेट के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। वे इस जगह को छोड़ना चाहते थे। इतना समय क्यों लग रहा है? आर्यन ने दर्जनों घंटों तक इंतजार किया था, लेकिन अब तक गेट के ठीक होने का कोई संकेत नहीं था। ये वास्तव में समझ में नहीं आता है, मरम्मत में इतना समय क्यों लग रहा है? वे क्या कर रहे हैं? सरस्वती को कुछ अजीब लगा कि मरम्मत इतनी धीमी क्यों थी। क्या हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या हुआ? आर्यन को लगा कि उसे पता लगाना होगा कि क्या हुआ था। जो हुआ था उसने उसे बहुत इंतजार कराया था। मुझे अपने साथ आने दो। सरस्वती और कीर्ति आर्यन के साथ जाना चाहती थीं। वे दोनों इस समस्या का समाधान खोजने में आर्यन की मदद करना चाहती थीं। आर्यन, सरस्वती और कीर्ति चले गए। वे ताज़ा स्थिति देखने के लिए गेट के पास गए। गेट के सामने अब बहुत भीड़ है।
हर कोई इस जगह से बाहर जाना चाहता है। दुर्भाग्य से वे सभी इस जगह को छोड़ नहीं सकते। मुझे बाहर जाने दो, मुझे अभी भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होना है। कुछ लोगों ने पहले ही अपना आपा खोना शुरू कर दिया था। इन लोगों के पास अभी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां और काम पूरा करने के लिए थे, इसलिए ये अजीब नहीं था कि वे ये जानकर क्रोधित थे कि वे इस जगह को छोड़ नहीं सकते। कुछ लोगों ने तो जबरदस्ती तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सामने वाले गेट को तोड़ने की पूरी कोशिश की। बाम बूम, एक एक करके उन्होंने गेट को नष्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने अपने सामने वाले गेट को हिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से उनके सभी हमले गेट को हिलाने में असमर्थ रहे। गेट अभी भी बहुत मजबूती से खड़ा था। क्या वो गेट बहुत मजबूत नहीं है? आर्यन ने महसूस किया कि उसके सामने वाला गेट बहुत शक्तिशाली था। उच्च स्तरीय साधकों के संयुक्त हमले भी इसे हिला नहीं सके। आर्यन ने गौर से देखा। जब आर्यन ने इसे करीब से देखा तो आर्यन को तुरंत पता चल गया कि ये गेट किस सामग्री से बना है। ये अजीब नहीं है कि ये गेट मजबूत हमलों का सामना करने में सक्षम है। स्पष्ट रूप से ये गॉड रेल्म के सबसे मजबूत लोहे में से एक से बना है। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि ये गेट पर्याप्त मजबूत लोहे से बना है। इस लोहे का नाम हिनयान लोहा होना चाहिए। ये लोहा बहुत मजबूत और बहुत मजबूत होता है, यहाँ तक कि इस लोहे को बनाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक विशेष तरीकों और कारीगरी की आवश्यकता होती है। निकास पोर्टल इसी गेट के पीछे है। अगर वे इस गेट को पार नहीं कर सकते तो वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। मास्टर, पीछे देखने के लिए गॉड आइज का उपयोग करने का प्रयास करें। अवनी ने आर्यन से गेट के पीछे देखने के लिए गॉड आइज का उपयोग करने को कहा। मुझे इसका उपयोग करने दो। आर्यन अवनी द्वारा दी गई सलाह का पालन करेगा। आर्यन गेट के पीछे पोर्टल को देखने के लिए गॉड आइज का उपयोग करता है। जब आर्यन ने गॉड आइज का उपयोग किया तो आर्यन ने देखा कि गेट के पीछे केवल गहरा अंधकार था। आर्यन को पोर्टल का अस्तित्व नहीं दिखा। ये कहा जा सकता था कि आर्यन को अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखा। क्या ये अजीब नहीं है? अवनी ने आर्यन से कहा। अवनी को लगा कि इसमें कुछ अजीब है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर पोर्टल को नष्ट कर दिया और गेट बंद कर दिया। आर्यन ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। उसने निष्कर्ष निकाला कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। क्या हुआ? सरस्वती ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि क्या हो रहा था। आर्यन ने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था। उसने सरस्वती को उस स्थिति के बारे में बताया जिसके बारे में वो जानता था। वास्तव में क्या हो रहा है? ये वास्तव में बहुत अजीब है। सरस्वती बहुत संदिग्ध और बहुत सतर्क होने लगी। आर्यन की बात सुनकर उसे संदेह हुआ। वर्तमान स्थिति सामान्य नहीं है। सरस्वती को यकीन नहीं था कि इस जगह पर क्या हो रहा था। शायद एकमात्र तरीका रेड रोज हेवन लैंड के मालिक लॉर्ड मंथन से मिलना था। मैं लॉर्ड मंथन से मिलूंगी। सरस्वती ने कहा कि वो जाएगी और लॉर्ड मंथन से मिलेगी। सरस्वती को यकीन था कि वो लॉर्ड मंथन से जानकारी प्राप्त कर सकती है। आर्यन ने सिर हिलाया। शायद लॉर्ड मंथन से ये प्रश्न पूछना सही विकल्प था। वो इस जगह का मालिक है, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि इस जगह को क्या हुआ है। सरस्वती चली गई। वो तुरंत लॉर्ड मंथन के ठिकाने का पता लगाने गई। इसी बीच आर्यन और कीर्ति ये पता लगाने के लिए इस जगह की खोज कर रहे थे कि क्या हुआ था। लगता है कि उन्होंने इसे शुरू कर दिया है। कीर्ति बड़बड़ाई। उसे लगा जैसे वो जानती हो कि इस समय क्या हो रहा है। क्या तुम जानती हो कि अभी क्या हो रहा है? आर्यन ने कीर्ति से पूछा। उसने पूछा कि इस जगह में क्या हो रहा था। मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि वे एक बड़े कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं। इस कार्यक्रम का मूल्य बहुत बड़ा और लाभदायक है। कीर्ति को थोड़ा बहुत पता था। उसे पता था कि लॉर्ड मंथन एक शानदार कार्यक्रम की योजना बना रहा था। आर्यन कीर्ति की बात पर विचार करने लगा। उसने सोचा कि क्या हो सकता था। हेलो एवरीवन। अचानक एक लाइव प्रसारण दिखाई दिया। आर्यन जहां था उसके आसपास अनगिनत प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे थे। प्रोजेक्शन में दिखाई दे रहे व्यक्ति लॉर्ड मंथन था। वो शानदार क्रिस्टल से ढकी एक सुनहरी कुर्सी पर बैठा था। आखिरकार वो व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी सबसे ज्यादा तलाश थी। लॉर्ड मंथन वो व्यक्ति था जिसकी सबसे ज्यादा तलाश थी। अनगिनत लोग इस व्यक्ति के ठिकाने का पता लगा रहे थे। आप सभी निकास द्वार खोलने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? लॉर्ड मंथन ने सभी से कहा। वो जानता था कि हर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से गेट ठीक करो, हमारे पास अभी भी अधूरे काम है। लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने लॉर्ड मंथन पर चिल्लाते हुए समस्या को तुरंत ठीक करने के लिए कहा। बहुत बुरा हुआ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लॉर्ड मंथन ने कहा कि वो नहीं कर सकता जो हर कोई चाहता था, वो किया जाए। अध्याय 1556। रेड रोज हेवन लैंड की स्थिति अराजक हो रही है। आपका क्या मतलब है? क्या आप हमारे साथ मुसीबत मोल ले रहे हैं? लॉर्ड मंथन की बात सुनकर लोग गुस्से में दिखे। वे लॉर्ड मंथन की बात से खुश नहीं थे। आप सभी के पास कोई और विकल्प नहीं है। आप इस जगह पर फंसे हुए हैं, लॉर्ड मंथन ने सभी से कहा। कमीने, हमें जल्दी बाहर निकालो, हमारे साथ परेशानी खड़ी मत करो। हर कोई अपना आपा खोने लगा। वे अराजक होने लगे और लॉर्ड मंथन को कोसने लगे। हा, ये बहुत अच्छा है। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं वास्तव में बहुत अच्छी हैं। ये निश्चित रूप से बहुत मनोरंजक होगा। लॉर्ड मंथन हंसने लगा जब उसने देखा कि भीड़ उस पर गुस्सा होने लगी है। लॉर्ड मंथन ने जो किया उससे लोग और भी अधिक गुस्से हो गए। जब उन पर हंसा गया तो वे बहुत गुस्से में दिखे। बस देखते जाओ, हम निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढेंगे और तुम पर मुकदमा चलाएंगे। हर कोई चिल्लाया।
वे लॉर्ड मंथन को उसके उन कार्यों के लिए दंडित करने जा रहे थे जिसने उन सभी को मुसीबत में डाल दिया था। अगर तुम सक्षम हो तो मुझे ढूंढो, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि यह आसान नहीं होगा और तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो। लॉर्ड मंथन ने सभी को अपना ठिकाना ढूंढने का आदेश दिया। सब लोग चलो लॉर्ड मंथन के ठिकाने का पता लगाते हैं, हमें इसके लिए भुगतान करना होगा। एक व्यक्ति ने दूसरों को लॉर्ड मंथन के ठिकाने की तलाश करने के लिए आमंत्रित किया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। आर्यन ने अपने पास खड़ी कीर्ति को सुरक्षित किया। उसने देखा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। इस जगह के आसपास की स्थिति बहुत खतरनाक है। कीर्ति ने आर्यन से ये जगह छोड़ने के लिए कहा। चलो 7 फेरी सक्यूबस के पास वापस चलते हैं। आर्यन ने कीर्ति को 7 फेरी सक्यूबस की ओर चलने के लिए कहा। आर्यन और कीर्ति 7 फेरी सक्यूबस के पास पहुंचे। आर्यन ने देखा कि 7 फेरी सक्यूबस का इरादा भी लॉर्ड मंथन के ठिकाने की तलाश करने का था। ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। लॉर्ड मंथन ने जो किया है उसने स्थिति को अराजक बना दिया है। चैत्रा ने अपनी सभी बहनों से कहा। इस जगह की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। हर जगह विस्फोट और लड़ाइयां शुरू हो रही थीं। क्या हमें युद्ध में हस्तक्षेप करना चाहिए? चामिका ने पूछा कि क्या उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। शायद हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ये मज़ेदार हो सकता है। चित्रांगदा को लगा कि ये एक मज़ेदार चीज़ हो सकती है। मास्टर, बेहतर होगा कि आप 7 फेरी सक्यूबस को फेरी द्वार के अंदर ही रहने दें। ऐसा लगता है कि उन्हें युद्ध में शामिल होने देना खतरनाक होगा। अवनी ने आर्यन से 7 फेरी सक्यूबस को फेरी द्वार में डालने के लिए कहा। अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा मुझे अभी भी कीर्ति की रक्षा करनी है। आर्यन को शायद ऐसा ही करना पड़ा। उसने 7 फेरी सक्यूबस को फेरी द्वार के अंदर रहने दिया जबकि वो इस मामले को सुलझा रहा था। आप सभी को खेद है। आर्यन ने चैत्रा, चंदानिका, चंद्रा, चामिका, चारुणी, चित्रांगदा और चित्राक्षी को फेरी द्वार में डाल दिया। वे गायब हो गए और फेरी द्वार में प्रवेश कर गए। युवा मास्टर, वो अभी क्या था? कीर्ति काफी हैरान थी जब उसने चैत्रा, चंदानिका, चंद्रा, चामिका, चारुणी, चित्रांगदा और चित्राक्षी को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा। तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें पहले ही एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। चलो सरस्वती और लॉर्ड मंथन के ठिकाने का पता लगाते हैं। क्या तुम मेरा मार्गदर्शन कर सकती हो? आर्यन कीर्ति को सरस्वती के ठिकाने का पता लगाने के लिए ले गया। बेशक, बस ये मामला मुझ पर छोड़ दे, मैं इस जगह से काफ़ी परिचित हूँ। कीर्ति बहुत आश्वस्त थी। वो पहले से ही रेड रोज हेवनलैंड से काफ़ी परिचित थी। बहुत अच्छे। आर्यन ये सुनकर खुश हुआ। अब वो कीर्ति को अपना मार्गदर्शन करने दे सकता था। कीर्ति ने आर्यन का मार्गदर्शन किया। वे वहां गए जहां लॉर्ड मंथन था। रेड रोज हेवनलैंड के चारों ओर एक लड़ाई चल रही थी। कई लोग खजाने और संसाधनों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, जो अचानक रेड रोज हेवनलैंड के कई बिंदुओं पर दिखाई दिए थे। कीमती खजाने अचानक दिखाई दिए। इसने सभी को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि ये सब पहले से ही तैयार था। आर्यन ने महसूस किया कि ये सब कोई संयोग नहीं था, स्पष्ट रूप से सब कुछ तैयार किया गया था। अच्छे खजाने लोगों को एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर कर देते हैं। वे कीमती खजानों के लिए लड़ते हैं जिन्हें पाना आसान नहीं होता। किसी तरह ये एक बड़े दंगे और लूटपाट जैसा है। आर्यन ने देखा कि रेड रोज हेवनलैंड एक अराजक क्षेत्र में बदल गया था। लोग अपनी समझदारी और मानवता खोने लगे थे। वो इस जगह के आसपास दिखाई देने वाले कीमती खजानों से अंधे हो गए थे। युवा मास्टर, ये मानवीय स्वभाव है। जब वे अच्छी चीजें देखते हैं तो वे ऐसे ही बन जाते हैं। कीर्ति ने आर्यन की बात की पुष्टि की। स्थितियां और परिस्थितियां कठिन होने पर मनुष्य जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। आर्यन सरस्वती की स्थिति को लेकर थोड़ा चिंतित था। आर्यन को उम्मीद थी कि सरस्वती होने वाली सभी समस्याओं को दूर कर लेगी। सरस्वती मुझसे काफी दूर है। आर्यन ने सरस्वती की उपस्थिति महसूस की। वर्तमान में सरस्वती उससे काफी दूर थी। आर्यन को सरस्वती से मिल पाने में थोड़ा समय लग सकता था। इसके अलावा सरस्वती लगातार आगे बढ़ रही थी, इसलिए आर्यन को थोड़ा तेज होना पड़ा। रुको, जल्दी से अपने पास खड़ी महिला को हमारे हवाले कर दो। आर्यन को कई लोगों ने रोक लिया। उन्होंने आर्यन से अपने पास खड़ी कीर्ति को सौंपने के लिए कहा। कीर्ति को देखते ही इन लोगों के मुंह में पानी आने लगा था। वे कीर्ति जैसी सुंदर और बहुत आकर्षक महिला के साथ खेलना चाहते थे। मैं आप लोगों को अभी रास्ते से हटने का समय दे रहा हूं, मेरा मूड अच्छा नहीं है। आर्यन ने लोगों से रास्ते से हटने को कहा। आर्यन जल्दी में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा विरोध करने की? ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि हम कौन हैं। आर्यन को अपनी मांग ठुकराते देख ये लोग गुस्से में दिखे। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुम रास्ते में आते रहे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। आर्यन ने इन लोगों से तुरंत रास्ते से हटने को कहा, अन्यथा आर्यन कार्रवाई करेगा। कमीने, जल्दी से उसे मारो और उस पर हमला करो। ये लोग आर्यन द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आखिरकार आर्यन पर हमला कर दिया। कीर्ति, तुम बस पीछे रहो, मैं इसे जल्द ही खत्म कर दूंगा। आर्यन ने कीर्ति से शांत रहने को कहा। आर्यन जल्द ही सब कुछ खत्म कर देगा। युवा मास्टर, सावधान रहें। कीर्ति ने इस ग्रुप के खिलाफ और भी सावधान रहने के लिए कहा। आर्यन आगे बढ़ा। वो अपने सामने वाले दुश्मन की ओर बढ़ा। चलो इनकी हड्डियां तोड़ते हैं।
आर्यन इन लोगों की हड्डियां तोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था। इन लोगों ने कीर्ति के प्रति बुरे विचार रखने की हिम्मत की थी। आर्यन इन्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकता था। दुश्मन आर्यन की ओर झपटा। उन्होंने आर्यन पर हमला करने के लिए कई हथियारों का उपयोग किया। 9 शैडो स्टेप। आर्यन ने 9 शैडो स्टेप का उपयोग किया। वो गायब हो गया और अपने दुश्मन के पास दिखाई दिया। बाम बाम बाम। आर्यन द्वारा एक के बाद एक हमले किए गए। दुश्मन आर्यन की हरकतों का मुकाबला नहीं कर सके। कड़क कड़क कड़क। हड्डियों के टूटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि आर्यन के हमले से दुश्मन की हड्डियां टूट गई थीं। आर्यन पूरी तरह से शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रहा था। उसने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके इन लोगों को हरा दिया। युवा मास्टर वास्तव में महान है। कीर्ति आर्यन के किए गए कार्य से चकित थी। वो आर्यन को लड़ते हुए देखकर काफी उत्साहित थी। अध्याय 1557। किसी के द्वारा निगरानी की जा रही है। पलक झपकते ही आर्यन ने अपने दुश्मन को ढेर कर दिया। वे बहुत मजबूत नहीं हैं, ऐसा लगता है कि वे बस कुछ मामूली गुंडे हैं। आर्यन ने देखा कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया था वे मामूली बदमाश थे। युवा मास्टर, वे पहले बहुत अच्छे थे। कीर्ति पास आई। उसने अभी जो हुआ उसके लिए आर्यन की प्रशंसा की। ये कुछ भी नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं। आर्यन ने कीर्ति का सिर थपथपाया। आर्यन ने उसे बताया कि वो इससे भी बड़े काम कर सकता है। चलिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आर्यन ने कीर्ति को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आमंत्रित किया। कीर्ति ने सिर हिलाया। वो और आर्यन लॉर्ड मंथन के स्थान की ओर बढ़ते रहे। आर्यन और कीर्ति ने हो रही लड़ाई से बचने की कोशिश की। वे चल रहे युद्ध से दूर रहे। मास्टर, यहाँ बहुत सारी गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं, क्या आप उन्हें पाने में रुचि नहीं रखते? अवनी ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि क्या आर्यन को इस जगह के आसपास की वस्तुओं और सामान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि कम मूल्यवान चीजों के लिए लड़ूं। वे चीजें अभी भी कम मूल्यवान हैं। आर्यन इस तरह की चीजों के कारण नहीं लड़ेगा। आखिर इस जगह की चीजें संदिग्ध लग रही थीं। आर्यन जो हो रहा था उसके लेकर बहुत आशंकित था। सच कहूं तो जो हुआ उसने आर्यन को संदेही बना दिया था। इस सब के पीछे जरूर कोई मकसद होगा। लॉर्ड मंथन संभवतः इस तरह का सामान किसी भी रैंडम जगह पर नहीं रखेगा। आर्यन की यात्रा आसान नहीं थी। आर्यन का कई बार उन लोगों से सामना हुआ जिन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की। कुछ पुरुष कीर्ति के पीछे थे, जबकि पुरुषों का एक समूह आर्यन को चुराना चाहता था और आर्यन के साथ रात का आनंद लेना चाहता था। दुर्भाग्य से उन सभी को आर्यन ने भगा दिया। आर्यन ने उन सभी को डराने के लिए गॉड डोमिनेशन प्रेशर का इस्तेमाल किया, जिन्होंने उसके साथ परेशानी पैदा करने की कोशिश की थी। कुछ समय बाद आर्यन एक गेट पर पहुंचा। गेट के सामने बहुत सारी लाशें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर काफी भयंकर लड़ाई हुई थी। ये किसने किया? आर्यन ने उस व्यक्ति की तलाश की जिसने ये हत्या की थी। जैसे ही आर्यन ने खोज की और आसपास का सर्वेक्षण किया, आर्यन को अपनी ओर खतरा बढ़ता हुआ महसूस हुआ। चूंकि आर्यन को खतरे का आभास हुआ था, आर्यन ने कीर्ति के शरीर को गले लगाने का फैसला किया और पीछे की ओर हट गया। बूम! एक विशाल मुक्का वहां प्रकट हुआ जहां आर्यन और कीर्ति थे। भाग्यवश आर्यन अचानक हुए हमले से बचने में सफल रहा, अन्यथा उसे विशाल मुक्के की मार झेलनी पड़ती। विशाल मुक्का पीछे की ओर उड़ने लगा। वो उस मूर्ति की ओर बढ़ा जो परिद्वार के पास थी। गेट के पास मौजूद विशाल मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। वो लाल रोशनी देखने में भयानक थी। आर्यन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। जब आर्यन ने अपनी उंगलियां चटकाईं तो इस जगह के आसपास धूल उड़ने लगी। आर्यन ने इस अवसर का उपयोग भागने और कीर्ति के लिए आश्रय खोजने के लिए किया। आर्यन ने छिपने के लिए एक जगह ढूंढी। संयोग से वहां छिपने के लिए एक अच्छी जगह थी। वो क्या है? कीर्ति नहीं जानती थी कि वो किसका सामना कर रही है। सच कहूं तो वो कभी नहीं जानती थी कि एक रक्षक मूर्ति जीवित हो सकती है और हमला कर सकती है और यहां तक कि किसी की जान भी ले सकती है। ऐसा लगता है कि उस चीज में किसी व्यक्ति की आत्मा है। आर्यन बता सकता था कि मूर्ति के भीतर एक आत्मा थी। यही कारण था कि मूर्ति इस तरह चलने में सक्षम थी जैसे उसमें जीवन हो। आर्यन को ऐसा नहीं लगा कि यह मूर्ति किसी के द्वारा नियंत्रित तकनीक थी। यह स्पष्ट था कि मूर्ति अपनी इच्छा से कुछ हिला रही थी। जब आर्यन छिपा हुआ था तो आर्यन ने पाया कि इस जगह पर कई छोटे कीड़े घूम रहे थे। आर्यन को अजीब लगा, रेड रोज हेवन लैंड जैसी साफ सुथरी जगह पर कीड़े क्यों होंगे? मुझे मत बताओ। आर्यन को कुछ एहसास हुआ। उसने दूर उड़ रहे छोटे कीड़ों में से एक को पकड़ लिया। हल्के कदमों का उपयोग करते हुए आर्यन एक कीड़े को पकड़ने में सफल रहा। जैसा कि मैंने सोचा था, अभी अभी पकड़े गए कीड़ों को देखने के बाद आर्यन को आखिरकार एहसास हुआ कि ये कीड़े किसी की जासूसी करने के लिए उपयोग किए गए थे। निश्चित रूप से कोई उन पर नजर रख रहा है। वे क्या योजना बना रहे हैं? आर्यन लॉर्ड मंथन की योजना के बारे में जानने के लिए उत्सुक होने लगा। ये स्थिति लॉर्ड मंथन द्वारा ही बनाई गई होगी। मैं इन सभी कष्टदायक कीड़ों को नष्ट कर दूंगा।
आर्यन ने उन कीड़ों को नष्ट करने का फैसला किया जो उसकी निगरानी के लिए उपयोग किए जा रहे थे। आर्यन ने लोगों के लिए अपनी गतिविधियों की निगरानी करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सभी कीड़ों को नष्ट करने और मारने के बाद अब केवल वो बड़ी मूर्ति रास्ता रोके खड़ी थी। मूर्ति को नष्ट करने का समय आ गया है। आर्यन आगे बढ़ा। उसने लड़ने के लिए डिवाइन इन यांग तलवार बुलाई। डिवाइन इन यांग तलवार का उपयोग करते हुए आर्यन सीधे आगे बढ़ा। उसने अपने सामने खड़ी दो मूर्तियों के खिलाफ तलवार के दाव का उपयोग किया। स्लैश। तलवार के दाव का उपयोग करते हुए आर्यन मूर्ति के शरीर को बहुत आसानी से काट सकता था। आर्यन ने मूर्ति के शरीर को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया। अपनी पूरी ताकत के साथ आर्यन निश्चित रूप से मूर्ति को आसानी से हराने में सफल रहा। मूर्ति के वे हिस्से जिन्हें काट दिया गया था अचानक फिर से जुड़ गए। ये एक चुंबक की तरह था जो दो टुकड़ों में विभाजित होने पर फिर से जुड़ जाता है। मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि वे अपनी इच्छा से अपने शरीर को विभाजित और नियंत्रित कर सकते हैं। आर्यन को कुछ एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि राक्षस का शरीर वास्तव में अलग होने और कई टुकड़ों में विभाजित होने में सक्षम था। इसका मतलब था कि शारीरिक हमले काम नहीं करेंगे। कोई आश्चर्य नहीं, यहाँ इतने सारे पीड़ित थे। स्पष्ट रूप से यही कारण था कि वे सभी अविनाशी मूर्ति का सामना करने में असमर्थ थे। संभावना है कि सरस्वती और कुछ लोग इस मूर्ति को नष्ट किए बिना इसके पास से गुजरे होंगे। शरीर के अंगों के जुड़ने के बाद मूर्तियां आर्यन की ओर झपटीं। उन्होंने आर्यन पर हमला करने के लिए अपने शरीर के अंगों का उपयोग किया। राक्षस के शरीर के अंगों को आर्यन की ओर फेंका जाने लगा। इसका निशाना सीधे आर्यन के शरीर पर था। आर्यन ने हमले को रोकने के लिए डिवाइन इन यांग तलवार का उपयोग किया। उसने अपनी ओर आने वाले हमलों को रोका। मुझे इस मूर्ति को हराने का कोई रास्ता खोजना होगा। आर्यन ने अपने सामने मौजूद मूर्ति से लड़ने का रास्ता खोजने का फैसला किया। आर्यन ने गॉड आइस का उपयोग किया। उसने दुश्मन की कमजोरी का पता लगाने के लिए गॉड आइस का उपयोग किया। गॉड आइस के साथ आर्यन अपने सामने मौजूद मूर्ति की पूरी संरचना देख सकता था। आर्यन ने देखा कि इस राक्षस के पास एक गोलाकार कोर था जो लगातार हिल रहा था। वही आत्मा का जीवन कोर होना चाहिए। यही वो चीज है जो उन्हें हिलने की अनुमति देती है। आर्यन तुरंत निष्कर्ष निकाल सकता था कि वो कोर मूर्तियों की जीवन रेखा है। यदि आर्यन उसे नष्ट कर देता है तो शायद आर्यन इन मूर्तियों को रोक सकता है। ठीक है, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। आर्यन ने तैयारी शुरू कर दी। वो मूर्ति के कोर को नष्ट करने के लिए एक मजबूत और तेज हमला करेगा। कोर बहुत तेज गति से हिलता रह सकता था। इसका मतलब था कि साधारण लोगों के लिए इसे मारना बहुत मुश्किल होगा। आर्यन को गॉड आइस की मदद मिली थी, इसलिए आर्यन को मूर्ति के कोर को खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। शुरू करो। आर्यन आगे बढ़ा। उसने दुश्मन पर बहुत तेज प्रहार किया। स्लैश 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 स्लैश। आर्यन ने सैकड़ों अत्यंत तेज और घातक प्रहार किए। आर्यन का लक्ष्य निश्चित रूप से कोर की गति को सीमित करना था ताकि वो उसे नष्ट कर सके। चटक। एकदम सही समय पर आर्यन ने कोर में छेद कर दिया और उसे कुचल दिया। अध्याय 1558। कीर्ति कामोत्तेजक दवा से प्रभावित है। 1। जैसे ही आर्यन ने गोले के कोर को चकनाचूर किया, उसके सामने की मूर्ति कांच की तरह चटकने लगी। दरारें चौड़ी होने लगीं और अंत में मूर्ति मलबे में बदल गई। लगता है इसने काम किया। आर्यन ने देखा कि उसने जिस तरकीब का इस्तेमाल किया था वो उसके सामने वाली मूर्ति को नष्ट करने में सफल रही थी। अब आर्यन अपनी यात्रा जारी रख सकता था। कीर्ति, चलो। आर्यन ने कीर्ति को आगे आने के लिए आमंत्रित किया। कीर्ति छिपने की जगह से बाहर आई। वो तेजी से आर्यन के पीछे हो ली। गेट से गुजरने के बाद आर्यन ने इस जगह को घेरे हुए एक बैंगनी धुंध देखी। ये एक कामोत्तेजक दवा है। आर्यन देख सकता था कि ये स्थान काफी शक्तिशाली कामोत्तेजक धुंध से ढका हुआ था। आर्यन ने तुरंत अपनी नाक ढंक ली। आर्यन ने कीर्ति को भी ऐसा ही करने का आदेश दिया। कीर्ति ने अपनी नाक ढंक ली। उसने धुंध को सांस के साथ अंदर न लेने की पूरी कोशिश की। सुंदर, तुम शांत क्यों हो? जल्दी यहाँ आओ। कई कामुक और आकर्षक महिलाएं दिखाई दीं। वे सभी आर्यन और कीर्ति के सामने प्रकट हुईं। कामुक और आकर्षक महिलाओं के अलावा कई सुंदर पुरुष भी दिखाई दिए। वे आर्यन के बगल में खड़ी कीर्ति को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। पुरुषों और महिलाओं का समूह करीब आने लगा। वे आर्यन और कीर्ति को चिढ़ाने की कोशिश करने लगे। आर्यन ने इस जगह के चारों ओर देखा। उसने देखा कि कई लोग इस जगह की सुंदरियों और सुंदर पुरुषों के साथ मजे कर रहे थे। रास्ते से हट जाओ। आर्यन ने अपने आसपास की महिलाओं और पुरुषों को भगा दिया। उसने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। एक ही वार में आर्यन ने उन सभी लोगों को हटा दिया जिन्होंने उसके करीब आने की कोशिश की थी। आर्यन ने इन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तरकीबों को देख लिया था। आर्यन देख सकता था कि ये लोग राक्षस थे जो सुंदर और कामुक मनुष्यों में बदल गए थे। तुम अप्रभावित क्यों हो? ये राक्षस आर्यन से नाराज थे। उन्होंने आर्यन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। तो तुम अपना असली स्वभाव दिखाने लगे हो।
फिर मैं तुम्हें पछतावे का स्वाद चखाऊंगा। आर्यन ने एक गहरी वायु शक्ति छोड़ी। उस वायु शक्ति ने आर्यन और कीर्ति को घेर लिया। आर्यन ने करीब आ रहे दुश्मन को रोकने के लिए अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल किया। करीब आ रहे राक्षस आर्यन के हमले से पीछे हटने लगे। वे सभी आर्यन के करीब आने की कोशिश करते समय दूर जा गिरे। स्काई विंड लॉ। आर्यन ने स्काई विंड लॉ का उपयोग करने का फैसला किया। एक तेज हवा ने इस जगह के सभी राक्षसों को उड़ा दिया। यहां तक कि वो लोग जो मजे कर रहे थे उन्हें भी आर्यन ने दूर फेंक दिया। आर्यन के इरादे बहुत अच्छे थे। वो इन लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा था जो मतिभ्रम के प्रभाव में थे। उन सभी को एहसास नहीं था कि वे मतिभ्रम के प्रभाव में थे। वे जो कर रहे थे वो उनकी इच्छा के विरुद्ध था। ताकत के मामले में आर्यन अभी भी इन राक्षसों से ऊपर था। ये राक्षस इसलिए मजबूत थे क्योंकि वे अपने कामोत्तेजक और आकर्षक कौशल का उपयोग करके लोगों को भ्रमित करने में सक्षम थे। लोग जागने लगे। वे अपने साथ जो हुआ था उससे भ्रमित लग रहे थे। उन्हें स्पष्ट रूप से याद नहीं था कि क्या हुआ था। कोई कह सकता है कि उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने अभी अभी एक भयानक दिखने वाले राक्षस के साथ वो सब किया था। कुछ लोग अभी भी पूरी तरह से सचेत नहीं थे। वे अभी भी कामोत्तेजक दवा के प्रभाव में थे और अपने पास मौजूद लोगों पर हमला कर रहे थे। युवा मास्टर। कीर्ति आर्यन की कमीज खींचने लगी। वो ऐसा लग रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। क्या बात है? आर्यन ने कीर्ति से पूछा। आर्यन जानना चाहता था कि कीर्ति को क्या हुआ है। मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कीर्ति का चेहरा लाल हो गया। उसने आर्यन के सामने एक बहुत ही आकर्षक और कामुक रूप दिखाया। तुम? मुझे ये मत बताओ। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि कीर्ति कामोत्तेजक दवा के प्रभाव से प्रभावित होगी। ऐसा लग रहा था कि कीर्ति ने बहुत सारी कामोत्तेजक धुंध अंदर खींच ली थी। भले ही मैंने तुमसे अपनी नाक ढकने के लिए कहा था, तुमने ऐसी लापरवाही क्यों की? आर्यन तुरंत कीर्ति को दूर ले गया। अपनी यात्रा जारी रखने से पहले आर्यन को कीर्ति को ठीक करना था। मैं इसे सहन नहीं कर सकती, कृपया कुछ करें। कीर्ति अजीब व्यवहार करने लगी। वो बहुत सक्रिय और बहुत साहसी होने लगी। कीर्ति ने उन जानकारियों का उपयोग करके आर्यन को चिढ़ाना शुरू कर दिया जो उसने कम उम्र में सीखी थी। ऐसी चीजें करना बंद करो, आर्यन ने कीर्ति को रुकने के लिए कहा। आर्यन कम से कम कीर्ति की हरकतों को सहन नहीं कर पा रहा था। कीर्ति के पास एक खतरनाक आकर्षण था। वो और भी खतरनाक हो गई जब उसने आर्यन को चिढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। फुफ्फुफ्फू, लगता है किसी को मदद की जरूरत है। अवनी खिलखिला उठी। ऐसा लग रहा था कि आर्यन को कामोत्तेजक समस्या में कीर्ति की मदद करनी होगी। जब तुम मुझे मुसीबत में देखती हो तब भी तुम हंसती हो। तुम वाकई एक शरारती परी हो, आर्यन ने अवनी से कहा। आर्यन ने देखा कि अवनी एक शरारती परी थी। अवनी तब भी हंस रही थी जब उसने आर्यन को मुश्किल में देखा था। सौभाग्य से मैं 7 फेरी सक्कुबस को साथ नहीं लाया, अन्यथा ये और भी कष्टदायक होता। आर्यन बहुत धन्यवादी था कि वो चैत्रा, चांद्रिका, चंद्रा, चामिका, चारुणी, चित्रांगदा और चित्राक्षी को साथ नहीं लाया, वरना स्थिति बहुत बुरी हो सकती थी। फुफ्फुफ्फू, वे वर्तमान में साधना तकनीक चुनने और लड़ने में तल्लीन हैं। अवनी ने आर्यन को बताया कि सातों बहनें परिद्वार के अंदर आनंद ले रही थीं। उन्हें जो करना है करने दो, मैं कीर्ति पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आर्यन ने सातों बहनों को परिद्वार के अंदर रहने दिया। अब आर्यन को कीर्ति की समस्या का समाधान करना था। आर्यन कीर्ति को एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। ऐसा लग रहा था कि ये जगह कीर्ति के इलाज के लिए बहुत सुरक्षित नहीं थी। आर्यन ने कीर्ति को खींचा। वो कीर्ति को उठाकर एक छिपे हुए स्थान की ओर ले गया। आर्यन ने गॉड आइज से खोज की। कुछ समय तक खोजने के बाद आर्यन को कीर्ति के इलाज के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिल गई। आर्यन कीर्ति को उसी स्थान पर ले गया जो उसे मिला था। कीर्ति विरोध नहीं कर सकती थी। वो आर्यन द्वारा खींचे जाने पर असहाय लग रही थी। कीर्ति को असहजता महसूस हो रही थी। वो वास्तव में इस भावना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कीर्ति अभी भी एक शुद्ध महिला थी। सच कहूं तो उसने कभी भी रोमांटिक जीवन का अनुभव नहीं किया था। कीर्ति केवल कुछ जान से लैस थी। व्यवहार में कीर्ति ने कभी भी विपरीत जेंडर के साथ भावनाओं और आराम को महसूस नहीं किया था। कीर्ति कुछ खास थी, इसलिए ये अजीब नहीं था कि उसके साथ विशेष व्यवहार किया गया। ये देखा जा सकता था कि कीर्ति अब तक शुद्ध थी। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आर्यन ने कीर्ति की भावनाओं के बारे में पूछा। मुझे अभी भी बेचैनी महसूस हो रही है, कीर्ति ने आर्यन को बताया कि वो अभी भी असहज महसूस कर रही थी। कीर्ति की सांसें फूल रही थीं। ऐसा लगता है कि तुम कामोत्तेजक दवा के प्रभाव में हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आर्यन ने कहा कि वो कीर्ति की मदद करेगा। आर्यन ने अपने सामने मौजूद कीर्ति को छूना शुरू किया। उसने कीर्ति की समस्या में मदद करना शुरू कर दिया। युवा मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? कीर्ति घबरा गई जब उसने देखा कि आर्यन ने क्या किया था। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आर्यन ने कीर्ति से चुप रहने और इस मामले को उस पर छोड़ने के लिए कहा। लेकिन आर्यन की बात सुनकर कीर्ति शर्मिंदा हो गई। आर्यन ने जो किया उससे वो थोड़ी हिचकिचा रही थी। आर्यन ने पहल करते हुए कीर्ति को गले लगा लिया। इससे कीर्ति को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसे आराम का एहसास हुआ। ये पहले से अलग क्यों है?
कीर्ति ने अंतर महसूस किया। इस बार गले लगने का एहसास बहुत सुखद था। अध्याय 1559। आर्यन ने कीर्ति को सहलाना शुरू किया। उसने कीर्ति को कुछ स्पर्श देना शुरू किया। जब आर्यन ने कीर्ति को छुआ तो वो कराहने लगी। कीर्ति का शरीर बहुत संवेदनशील था, इसलिए जब आर्यन ने उसे छुआ तो कीर्ति को एक अजीब और बहुत सुखद एहसास हुआ। ये कैसा एहसास है? ये बहुत महान है। कीर्ति नहीं जानती थी कि इसे छूना इतना सुखद होगा। वो इस बारे में कभी क्यों नहीं जान पाई? बेशक कीर्ति को इस तरह के मामले के बारे में कभी पता नहीं चला था। उसे आर्यन जैसे पुरुष ने कभी नहीं छुआ था। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आर्यन ने कीर्ति से पूछा। उसने पूछा। कीर्ति आर्यन के सवाल का जवाब नहीं दे सकी। सच कहूं तो वो अतुलनीय आनंद के कारण आर्यन के सवाल का जवाब देने में असमर्थ थी। ऐसा लगता है कि उसकी चेतना अभी तक वापस नहीं आई है, आर्यन ने देखा। आर्यन ने कीर्ति पर अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने कीर्ति के उत्तम शरीर को छुआ और उत्तेजित किया। भले ही ये सिर्फ एक हल्का स्पर्श था, आर्यन द्वारा छुए जाने का एहसास इतना असाधारण था कि कीर्ति को लगा कि उसका मन कहीं दूर जा रहा है। कीर्ति की सांसें थोड़ी तेज होने लगी। आर्यन के स्पर्श के कारण वो उत्तेजित होने लगी। आर्यन ने कीर्ति को जितना अधिक उत्तेजित किया, कीर्ति के आकर्षण का प्रभामंडल उतना ही मजबूत होता गया। इससे आर्यन को थोड़ी परेशानी होने लगी। कीर्ति का आकर्षण और भी मजबूत होता जा रहा है। क्या उसे उत्तेजित करने से उसका आकर्षण और मजबूत हो जाता है? आर्यन ने कुछ नया खोजा। उसने पाया कि कीर्ति उत्तेजित होने पर और भी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा कीर्ति की यिन ऊर्जा काफी समृद्ध थी। आर्यन ने इसे तब महसूस किया जब वो कीर्ति के सीधे संपर्क में आया। भले ही कीर्ति की कुंवारी यिन ऊर्जा का प्रभामंडल पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन स्पर्श के क्षण में ये आर्यन के लिए और भी असाधारण हो गया। युवा मास्टर, कृपया और करें। कीर्ति ने आर्यन से अपने साथ और करने की भीख मांगी। कीर्ति और अधिक भावनाओं को महसूस करना चाहती थी। यह एहसास असहनीय था। कीर्ति अपने शरीर में सुखद और बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अगर तुम वाकई यही चाहती हो? कीर्ति को और अधिक मांगते देख आर्यन कीर्ति की इच्छा को निराश नहीं कर सकता था। आर्यन और भी साहसी होने लगा। उसने कीर्ति के कुछ संवेदनशील बिंदुओं को छुआ, दोहरे शिखरों से लेकर उन संवेदनशील हिस्सों तक जिन्हें आर्यन ने छुआ। कीर्ति अधिक से अधिक संतुष्ट महसूस कर रही थी। आर्यन ने जो किया था वो उससे बहुत संतुष्ट थी। आर्यन ने उसे एक नया महान एहसास कराया था। ये अच्छा है, युवा मास्टर वास्तव में महान है। कीर्ति ने आर्यन के बारे में सोचा। अब उसके मन में केवल आर्यन है। आर्यन को भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसे कीर्ति के सीधे संपर्क में आने पर थोड़ी कठिनाई हो रही थी। सच कहूं तो आर्यन बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसका खून गर्म होने लगा है। ईमानदारी से कहूं तो ऐसी महिला के करीब जाना वास्तव में बहुत कठिन है जिसके पास इतना मजबूत जन्मजात आकर्षण हो। यह आर्यन को भी मुश्किल में डाल देता है, जिसकी मानसिक शक्ति बहुत महान है। मास्टर, ये आपके लिए बहुत कठिन होगा। फुफ्फुफू। अवनी हंसी और उसने आर्यन को चिढ़ाया। वो आर्यन को मुश्किल में देखकर हंस रही थी। तुम हमेशा मुझे चिढ़ाती हो, बाद में तुम्हें देख लूंगा। आर्यन का मूड खराब था और अवनी इस तरह की स्थिति में हमेशा उसे चिढ़ाती थी। फुफ्फुफू। अवनी खिलखिला उठी। वो आर्यन को चिढ़ते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। अवनी को आर्यन को चिढ़ाना बहुत पसंद था, इसलिए ये अजीब नहीं था कि वो ऐसी स्थिति में आर्यन को चिढ़ाएगी। मैं इसे रोक नहीं सकती। कीर्ति अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो उस सुखद एहसास को सहन नहीं कर पा रही थी जिसे वो अनुभव कर रही थी। अंत में कीर्ति चरम पर पहुंच गई। उसने पहली बार महसूस किया कि एक महिला खुशी कैसे प्राप्त करती है। मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा। आर्यन को उम्मीद थी। आखिर कामोत्तेजक दवा बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए इसे खत्म करना शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा। कीर्ति का शरीर कुछ देर के लिए कांप उठा। कीर्ति ने अपने जीवन में सबसे असाधारण चीज का अनुभव किया था। कीर्ति ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने मौजूद आर्यन की ओर देखा। कीर्ति को अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हुआ। जो हुआ उसके बाद उसे अपना शरीर थोड़ा कमजोर महसूस हुआ। सच कहूं तो जो हुआ उसने कीर्ति को एक भारी लत का एहसास कराया। आर्यन ने जो किया था उसने उसे इस दुनिया में सबसे सुखद एहसास कराया था। कीर्ति का डर बिना किसी कारण के नहीं था। वो फिर से उन भावनाओं को महसूस करना चाहती थी जो आर्यन ने दी थीं। दुर्भाग्य से कीर्ति ने आर्यन के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं की। आर्यन उसे एक कामुक और बेशर्म महिला समझ सकता था। कीर्ति नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। कहीं आर्यन उसके बारे में बुरे विचार ना रखे। युवा मास्टर, मुझे क्षमा करें। कीर्ति ने आर्यन से माफी मांगी, क्योंकि उसने आर्यन के लिए ऐसी परेशानी पैदा की थी। कीर्ति जानती थी कि उसने अभी अभी एक गलती की है।
अगर आर्यन उसकी मदद नहीं करता तो शायद कीर्ति मुसीबत में पड़ जाती। तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने उससे ऐसा ना करने को कहा। कीर्ति अब उसके साथ थी, इसलिए आर्यन कीर्ति के साथ जितना हो सके उतना अच्छा व्यवहार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति आर्यन की ओर देखकर मुस्कुराई। कीर्ति ने आर्यन को वो सब देने के लिए धन्यवाद दिया जो उसने दिया था। कीर्ति की मुस्कान बहुत सुंदर थी। कीर्ति को देखकर आर्यन मंत्रमुग्ध हो गया। अहम, आर्यन ने खुद को जगाने की कोशिश की, कहीं आर्यन कीर्ति के आकर्षण में डूब न जाए। सरस्वती ने एक बार आर्यन को बताया था कि कीर्ति का आकर्षण बहुत मजबूत है, इसलिए अगर आर्यन लापरवाह रहा तो शायद कीर्ति भ्रम पैदा कर सकती है। तुम खड़ी हो सकती हो? आर्यन ने कीर्ति से पूछा। उसने पूछा कि कीर्ति खड़ी हो सकती है या नहीं। बेशक, कीर्ति ने कहा। कीर्ति ने खड़े होने की कोशिश की। जब कीर्ति ने खड़े होने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसके पैर कोमल महसूस हो रहे थे। इससे कीर्ति को वापस बैठना पड़ा। वो पूरी तरह से खड़ी नहीं हो पा रही थी। युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि मेरे पैर कोमल पड़ गए हैं, कीर्ति ने आर्यन को बताया। लगता है कोई विकल्प नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर ले चलूंगा। चूंकि कीर्ति चल नहीं पा रही थी, इसलिए आर्यन ने कीर्ति को अपनी पीठ पर उठाने का फैसला किया। क्या इससे आपको परेशानी नहीं होगी? कीर्ति ने कहा। बिल्कुल नहीं, अगर हम यहां रुके रहे तो ये खतरनाक होगा। आर्यन बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था। कीर्ति के ठीक होने के बजाय आर्यन कीर्ति को उठाना पसंद करेगा। ठीक है, कीर्ति ने सिर हिलाया। कीर्ति के पास आर्यन की इच्छा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आर्यन ने कीर्ति को उठा लिया। वो कीर्ति को अपनी पीठ पर लादकर चलने लगा। कीर्ति अब आर्यन की पीठ पर थी। वो महसूस कर सकती थी कि आर्यन की पीठ बहुत व्यापक और मजबूत थी। पुरुषों की पीठ बहुत व्यापक और मजबूत होती है। कीर्ति ने आर्यन की बहुत मजबूत पीठ की प्रशंसा की। आर्यन की पीठ पर होना बहुत सुखद था। तुमने कुछ कहा? आर्यन ने पूछा। नहीं, कीर्ति ने अपना सिर हिलाया। तो चलिए चलते हैं। आर्यन कीर्ति को अपने साथ ले गया। उन्होंने सरस्वती और लॉर्ड मंथन को ढूंढने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। कीर्ति की मदद से आर्यन आखिरकार सरस्वती और लॉर्ड मंथन के ठिकाने के बहुत करीब पहुंच गया था। सरस्वती वहां है। आर्यन महसूस कर सकता था कि सरस्वती आगे है। आर्यन खुद को रोक नहीं सका। वो सीधे सरस्वती के पास गया जो सामने थी। जब आर्यन सरस्वती के स्थान पर गया तो उसे सरस्वती मिल गई, लेकिन सरस्वती के साथ जो हुआ था उसने उसे चौंका दिया। वर्तमान में सरस्वती को जंजीरों से बांधा गया था। वो बेहोश लग रही थी। सरस्वती के पास बड़े दोहरी साधना संप्रदाय के कई कुलपति और कुलमाताएं भी थे। वो सरस्वती की तरह ही बंधे हुए और बेहोश थे। सरस्वती ऐसी कैसे हो सकती है? क्या वो पहले से ही काफी मजबूत नहीं है? आर्यन चिंतित होने लगा। ऐसा लगता था कि कोई बहुत मजबूत व्यक्ति है जो सरस्वती और दोहरी साधना संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को पकड़ने और हराने में सक्षम है। मेरे स्थान पर आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि आप एक महान व्यक्ति हैं जो एक बार फिर यहां पहुंचने में सक्षम हुए। लॉर्ड मंथन प्रकट हुआ। लॉर्ड मंथन अचानक प्रकट हुआ। आप वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं? आर्यन ने तुरंत पूछा। अब तक आर्यन को नहीं पता था कि क्या हुआ था। वो अभी तक उस उद्देश्य को नहीं जानता था जो लॉर्ड मंथन का था। क्या तुम वास्तव में जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूं? वास्तव में मेरा लक्ष्य बहुत आसान है। मैं शक्तिशाली लोगों के लिए मनोरंजन बनाता हूं जो इस गॉड्रियल में स्थानित हैं। लॉर्ड मंथन ने बताया कि वो क्या कर रहा था। आपका मतलब है कि आप गॉड रियल्म के कुछ शक्तिशाली लोगों के मनोरंजन के लिए सभी को लड़ने देते हैं? आर्यन ने लॉर्ड मंथन से पूछा। बेशक यही मैं अब तक करता आया हूं। मैं जरूरतमंदों को मनोरंजन प्रदान करता हूं। इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे किसी और का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। लॉर्ड मंथन ने आर्यन से कहा। आप वास्तव में एक भयानक व्यक्ति हैं। आर्यन को महसूस हुआ कि लॉर्ड मंथन एक बहुत बुरा व्यक्ति है। हा, क्यों? भले ही दोहरी साधना संप्रदाय की आधी आबादी गायब हो जाए तो इससे दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नए बीजों को पनपने का अवसर मिलेगा। लॉर्ड मंथन ने आर्यन से कहा। यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हर कोई आपकी तरह सोचता तो ये दुनिया अब तक नष्ट हो चुकी होती। आर्यन ने देखा कि लॉर्ड मंथन के विचार थोड़े अनुचित हैं। वो ऐसा कुछ कैसे सोच सकता है? तुम नहीं समझोगे कि मैं क्या सोच रहा हूं। तुम अभी तक वो नहीं समझ सकते जो मैं कह रहा हूं। लॉर्ड मंथन जानता था कि आर्यन वो नहीं समझ पाएगा। अध्याय 1560 गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल। ओह, तो आप मेरी बुद्धिमानी का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं? आर्यन को लॉर्ड मंथन से अपनी बुद्धिमानी के अपमान की उम्मीद नहीं थी। क्या यह गलत है अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पता होना चाहिए कि ये गॉड रियल्म शक्तिशाली लोगों द्वारा नियंत्रित है? अभी जो हो रहा है वो सब इस दुनिया के शासकों का हस्तक्षेप है। आप और मैं उनके सामने केवल एक कंकड़ की तरह हैं।
लॉर्ड मंथन ने कहा कि वो और आर्यन गॉड रियल्म के शासकों के सामने कंकड़ के समान थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई। आर्यन को लॉर्ड मंथन की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे दूसरे लोगों द्वारा कठपुतली बनाया जाना पसंद नहीं था। आपके साथ समय और ऊर्जा बर्बाद करना बेकार है। मैं आपको दूसरों के साथ शामिल कर दूंगा। लॉर्ड मंथन की अब आर्यन में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। लॉर्ड मंथन ने एक घंटी निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया। कीर्ति चिल्लाई जब उसने घंटी की आवाज सुनी। अभी आवाज सुनते ही उसे अपने दिमाग में दर्द महसूस हुआ। आर्यन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये कहा जा सकता था कि आर्यन की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी, इसलिए वो घंटी की आवाज से प्रभावित नहीं हुआ। क्या वो गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल है? आर्यन ने लॉर्ड मंथन के हाथ में घंटी देखी। आर्यन बता सकता था कि ये वही थी। गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल एक ऐसी कलाकृति है जो किसी के मन को भ्रमित करने और उसे नियंत्रित करने में सक्षम है। ये अजीब नहीं है कि सरस्वती हार गईं। ऐसा लगता है कि वो इसी कलाकृति से हार गई थीं। अवनी ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि सरस्वती के साथ क्या हुआ था। ये अजीब नहीं होगा यदि सरस्वती को पकड़ लिया गया हो। ये पता चला कि उसके प्रतिद्वंदी के पास गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल थी। सरस्वती के लिए लॉर्ड मंथन के खिलाफ लड़ना मुश्किल रहा होगा, जिसके पास ये घंटी थी। मुझे तुरंत एक शून्य स्थान बनाना होगा। आर्यन को जल्दी से एक निर्वात बनाना था। वो घंटी की आवाज को कीर्ति तक पहुंचने नहीं दे सकता था। गहरी वायु शक्ति के साथ आर्यन तुरंत अपने आसपास के वातावरण को अलग करने में सक्षम था। कोई भी आवाज इस स्थान के भीतर प्रवेश नहीं कर सकी। कीर्ति, क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने कीर्ति से पूछा, जो उसकी पीठ पर थी। हाँ, लेकिन मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। कीर्ति थोड़ी भ्रमित थी। ऐसा लग रहा था कि गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल सुनते ही उसने होश खो दिया था। ये सौभाग्य था कि आर्यन ने तेजी से कदम उठाया, अन्यथा कीर्ति को गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल के उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता। जैसे ही गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल की आवाज गूंजी, सरस्वती और अन्य लोगों ने अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दीं। उन्होंने अपनी आंखें खोली और शून्य भाव दिए, यहां तक कि उनकी आंखें थोड़ी पीली और रंगहीन हो गईं। आर्यन ने देखा कि उनके पास पूर्ण चेतना नहीं थी। सरस्वती को नियंत्रित कर लिया गया है। आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सरस्वती को लॉर्ड मंथन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। सरस्वती और कई लोगों को बांधने वाली जंजीरें खुलने लगीं। वे नीचे आए और बस इस जगह पर स्थिर खड़े रहे। आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं। आप गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल का इतनी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। लॉर्ड मंथन को स्वीकार करना पड़ा कि आर्यन के पास महान क्षमताएं थीं। आर्यन में वो नहीं सुना जो लॉर्ड मंथन ने अभी कहा था। सौभाग्य से आर्यन होठों की भाषा जानता था, जिससे उसे पता चल गया कि लॉर्ड मंथन क्या कहने की कोशिश कर रहा था। मैं इस व्यक्ति से निपटने की कोशिश करूंगा। आर्यन शांत नहीं रह सकता था। उसे सरस्वती को बचाना था। आर्यन सरस्वती को इस तरह नियंत्रित रहने नहीं दे सकता था। जब उसने सरस्वती को गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल द्वारा नियंत्रित देखा तो उसे दया आई। आर्यन ध्वनि शून्य के अलगाव से बाहर आया। वो लॉर्ड मंथन के हाथों में मौजूद गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल को नष्ट करने के लिए बाहर आया। ऐसा नहीं लगता कि आप पर काम कर रहा है, तो मैं उन्हें आपसे निपटने दूंगा। चूंकि आर्यन के साथ गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल से नहीं निपटा जा सकता था, इसलिए लॉर्ड मंथन ने सरस्वती और अन्य लोगों को आर्यन से लड़ने का आदेश दिया। ऐसा लगता है कि मेरे पास आपसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आर्यन के पास भी लॉर्ड मंथन से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो पहले उनसे पार पाइए। लॉर्ड मंथन ने आर्यन से कहा कि यदि वो मुझसे लड़ना चाहता है तो उसे सभी के पास से गुजरना होगा। आर्यन ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस लेनी शुरू की। उसे दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना था। आर्यन द्वारा अपनी पूरी ताकत केंद्रित करने के बाद अब आर्यन के लड़ने का समय था। आर्यन के शरीर से बिजली की शक्ति निकली। ये शक्ति बहुत तेजी से फैली। ये स्थान एक अत्यंत शक्तिशाली बिजली के झटके से घिर गया था। आर्यन की ताकत और गति तुरंत बहुत बढ़ गई। गॉड थंडर आर्मर। आर्यन ने गॉड थंडर आर्मर का इस्तेमाल किया। तुरंत बिजली ने आर्यन के शरीर को घेर लिया और एक ऐसा कवच बनाया जिसे भेदना मुश्किल था, और इसने आर्यन को बहुत ताकत और गति प्रदान की। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। आर्यन की ताकत देखकर लॉर्ड मंथन निश्चिंत लग रहा था। आर्यन की ताकत में कुछ भी बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। सरस्वती और लोग सीधे आर्यन की ओर झपटे। उन्होंने आर्यन पर हमला किया। जिस क्षण सरस्वती और अन्य लोगों ने आर्यन पर हमला किया, आर्यन तुरंत गायब हो गया। आर्यन एक प्रकाश की किरण में बदल गया और लॉर्ड मंथन के सामने पहुंच गया। क्या? लॉर्ड मंथन चौंक गया जब उसने देखा कि आर्यन पहले से ही उसके सामने था। आर्यन की गति अत्यंत तेज थी। आर्यन की गति पहले ही दर्जनों या शायद सैकड़ों गुना बढ़ गई थी, इसलिए यह अजीब नहीं था कि लॉर्ड मंथन आर्यन का मुकाबला नहीं कर सका। इसे महसूस करो। आर्यन ने लॉर्ड मंथन पर हमला किया।
उसने पूरी ताकत से हमला किया। बुम! जब आर्यन ने लॉर्ड मंथन पर हमला किया तो आर्यन के सामने एक बहुत मजबूत बाधा आ गई। उस बाधा ने आर्यन के हमले को लॉर्ड मंथन को छूने से रोक दिया। लॉर्ड मंथन किए जा रहे प्रयोग को देखकर बस मुस्कुराया। ये एक अच्छा परीक्षण था, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह से हराने में सक्षम नहीं था। लॉर्ड मंथन ने सूचित किया कि आर्यन ने जो किया वो लॉर्ड मंथन पर विजय पाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। इस आदमी के शरीर पर मौजूद कलाकृति अत्यंत कष्टदायक है। अभी जो बाधा थी वो स्पष्ट रूप से एक ऐसी कलाकृति थी जिसे किसी इतने शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा बनाया गया था कि आर्यन उसी तोड़ने में असमर्थ था। आर्यन के पास लॉर्ड मंथन पर हमला करने के लिए केवल कुछ सेकंड थे। उस समय तक सरस्वती और अन्य लोग पहले से ही आर्यन के पीछे थे और उन्होंने आर्यन पर हमला कर दिया। बुम! आर्यन दुश्मन के हमलों से बच गया। वो सरस्वती जैसे साधकों के हमले सहन का कोई रास्ता नहीं था। अकेले सरस्वती से लड़ना मुश्किल है। इसके अलावा वे सभी डिवाइन ओवरलॉर्ड रियल्म के मध्य और शिखर चरण के साधक हैं। आर्यन को वास्तव में सरस्वती के खिलाफ जीतने में कठिनाई हो रही थी, जिसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। सरस्वती, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आर्यन ने अपने सामने खड़ी सरस्वती से कहा। दुर्भाग्य से सरस्वती ने आर्यन की बात नहीं सुनी। आर्यन की आवाज सरस्वती के कानों या दिल तक पहुंचने में असमर्थ थी। गोल्डन इल्यूजनिस्ट बेल की क्षमता ने सरस्वती की सभी इंद्रियों को बंद कर दिया था। सरस्वती खुद को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती थी या आर्यन को पहचान नहीं सकती थी। सरस्वती केवल ये जानती थी कि आर्यन हार के योग्य दुश्मन है। ये बेकार है, वो आपकी बात नहीं सुन सकती। आपको उसे तुरंत होश में लाना होगा। अवनी ने कहा कि आर्यन जो कर रहा है वो सरस्वती को पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। आर्यन को सरस्वती को होश में लाने के लिए और कड़े साधनों का उपयोग करना होगा।